नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर महाराणा प्रताप को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप भारत की आन बान और शान के प्रतीक है। उनका जीवन ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो प्रत्येक भारतवासी के मन में ऊर्जा और देशभक्ति का संचार करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने मूल्य और धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और कृषि और पशुपालन से जुड़ी कई योजनाओं को देश के प्रभावी रूप से भीतर लागू करना होगा। सीएम ने कहा कि बाजपुर में 16 करोड़ से जनजातीय समाज के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण भी किया गया है। भाइयों बहनों, आज जब हमारी डबल इंजन की सरकार विकास की नई गाथा लिख रही है तो मुझे वो दौर भी याद आ रहा है जब दशकों तक देश और प्रदेश में एक ही दल का शासन हुआ करता था, एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। और आप सबको पता है वो कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी। वो वही पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी के बाद एक 5 वर्षीय नहीं, 10 वर्षीय नहीं, लगातार 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन करने का काम किया है। वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के उस लंबे शासनकाल में हमारे जनजाति समाज हो, थारू समाज हो, उन समाज की उनको हमारे इन भाई बहनों, इस समाज के भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है। मुख्य धारा में आने का कोई अवसर उनको प्रदान नहीं किया गया। कांग्रेस के लिए हमारा ये समाज केवल और केवल एक वोट बैंक भर हुआ करता था। उन्होंने आपको हमेशा मुख्यालयों से काट कर रखा ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। आज जब हमारी सरकार आपके बच्चों के लिए काम कर रही है, आपके समग्र विकास के लिए काम कर रही है, नई नई योजनाएं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र की सरकार में हो, चाहे राज्य की सरकार में हो, चाहे एकलव्य विद्यालय बना रही हो, हॉस्टल बना रही हो, तो जब ऐसा विकास हो रहा है, हमारे इस समाज के बच्चे भी आगे आ रहे हैं, तो आज उनको ये विकास देखकर हमारे बच्चे आज विभिन्न संस्थानों में बड़ी बड़ी पोस्टों में जा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के लिए विकास का अर्थ कभी भी जन कल्याण नहीं रहा। उनके लिए विकास का मतलब अपना और अपनों का विकास रहा। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर आता है कि जिस पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष को, महानायक को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, क्या वो कभी थारू समाज की विरासत का सम्मान कर सकते हैं? भाइयों बहनों, वो कभी नहीं कर सकते। आज स्थिति पर पूरी तरह बदल चुकी है। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समाज को वो सम्मान दिया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का बैठना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो देश का गौरव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। भाइयों बहनों, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपको सालों तक अंधेरे में रखने का काम किया ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे, और दूसरी तरफ आपकी डबल इंजन की सरकार है जो आपके बच्चों के हाथ में किताब और युवाओं के हाथ में रोजगार देने के लिए दिन रात काम कर रही है। भाइयों बहनों, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है, और धर्मांतरण जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज की सांस्कृतिक पहचान और उसके स्वाभिमान की कैसे रक्षा की जाती है, वहीं वीर शिरोमणि महाराणा
जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अपने धर्म और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना है। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, जंगलों में भटकना स्वीकार किया, संघर्ष और चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के आगे कभी भी घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। जो आज के युवाओं के लिए, जो आज के हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि तराई के इस शांत क्षेत्र में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सौगंध ली है, हमने शपथ ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए चाहे जो भी करना होगा, यहाँ के देवत्व को बचाने के लिए हम वो सभी काम करेंगे, लेकिन देवभूमि के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र समाज विरोधी ताकतें हमारी भोली भाली जनता और खाड़ू समाज की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज मैं इस मंच से उन सभी अधर्मियों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो कान खोलकर सुन लें कि ये हमारी देवभूमि है। यहाँ अधर्म और छल का खेल किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इस प्रकार के अनैतिक कार्य को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, ताकि कोई भी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके साथ साथ हमने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी दूषित और मुल्लावादी मानसिकताओं के लिए देवभूमि के अंदर कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने प्रशासन को भी ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नानक बताए हो प्रदेश का कोई भी कोना हो, जहां भी धर्मांतरण की शिकायत मिलेगी, वहां पर शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हमारी भोली भाली जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान यहाँ नहीं है उनके लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और इस मौके पर सीएम ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ओबीसी वेलफेयर के लिए राज्य में विधिक और संस्थागत व्यवस्था है। तमाम योजनाओं की पॉलिसी रिव्यू और फीडबैक और फॉलोअप के जरिए योजनाओं का लाभ प्रत्येक ओबीसी वर्ग तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति और उपजाति समुदाय ओबीसी की सूची में आते हैं, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य की नीति और बजट को गंभीर, वंचित और कमजोर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। उत्तराखंड की बेटियां लगातार प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अरीना की मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि अरीना ने अपनी बड़ी मेहनत और समर्पण से ये मुकाम हासिल किया है, जो प्रदेश के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां समय समय पर शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पेट्रोल, डीजल और ईंधन के कम उपयोग को लेकर की गई अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। देहरादून स्थित सूचना विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन ऐसे निर्धारित किए हैं जब वो निजी पेट्रोल डीजल वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर साइकिल का उपयोग कर कार्यालय पहुंचेंगे। सूचना विभाग भी इसका असर पूरी तरीके से देखता हुआ नजर आ रहा है, जहां विभाग के निदेशक से लेकर तमाम अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए दफ्तर पहुंच रहे हैं। सूचना विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि वैश्विक हालात और ईंधन संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा बचाने की अपील की है, जिसके तहत विभाग में शनिवार को नो फ्यूल डे के रूप में तय किया गया है। और उन्होंने कहा कि देश में ईंधन का उत्पादन सीमित है और वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत पर भी पड़ता है। ऐसे में सभी लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की देशवासियों से, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील किया। जो पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है, आप सभी को अवगत हैं उस सारे घटनाक्रम से। तो ईंधन बचाओ और ऊर्जा बचाओ अभियान के तहत एक दिन राज्य सरकार ने नो व्हीकल डे घोषित किया हुआ है कि विभाग अपने अपने स्तर से कोई एक दिन तय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शनिवार का दिन तय किया हुआ है। तो आज कोई भी जो हमारे पास ईंधन वाले जो वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। सभी लोग या तो इलेक्ट्रिक वाहन से आएंगे या फिर साइकिल से आएंगे। देखिए, चूँकि ये वैश्विक संकट है और हमेशा चूँकि देश में तेल का इतना उत्पादन नहीं है कि उसको हम लोग प्रतिपूर्ति कर सकें, तो सभी से अपील है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश आग्रह जो आम जनता से की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक बहुत क्या कहते हैं उज्जवल भविष्य विकसित भारत के लिए एक हरित क्रांति जैसा ये काम है। हमारी ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक आह्वान किया था, सभी लोगों से विनती की थी, तो यदि एक एक आदमी उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से देश को बड़ा फायदा उसमें होने वाला है। आज उनकी सूचना विभाग में भी सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया था। तो मैं भी अपने घर से विजय पार्क से मुझे लगता है लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी है, पैदल आया हूँ वहाँ से। और मैं ठीक 8:45 बजे वहाँ से चला था और अब शायद इस समय 10:15 के आसपास बजे। तो लगभग ये 1.5 घंटे में मैंने लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये मैसेज देने के लिए एक अच्छी बात है। और मैं तो प्रयास करता हूँ कि जो निर्देश दिए जाते हैं सरकार द्वारा या आम नागरिक द्वारा, उसका पालन करना चाहिए। और शाम को भी वापस घर पैदल जाऊँगा। और जब तक ये सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया है, तो मैं प्रतिदिन ही ऑफिस से कार्यालय और कार्यालय से ऑफिस पैदल जाऊँगा। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह और टिकट बेचने के आरोपों को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से ये बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह गुटबाजी में बिखर चुकी है और पार्टी के अंदर टिकटों की खरीद फरोख्त तक के आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाने और टिकट दिलाने के नाम पर पैसों के लेन देन की बातें अब सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक सार्वजनिक हो चुकी है। विनोद चमोली ने कहा कि ये बीजेपी का आरोप नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से ही उठ रही आवाज है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। देखिए, कांग्रेस का तो विस्फोट हो ही चुका है। आपने देखा कि वह टिकट बेचने की बात हो रही है। वह प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए 25 लाख रुपए दे दिए गए, बाकायदा देने की बात नहीं हो रही है, दे दिए गए। कोई नकली कनिष्ठ कोई है जो राहुल गांधी का पीए बनकर और उस कांग्रेस के उस दायरे में घूम रहा है जिसने 25 लाख रुपए तक ले लिए, उसका बाकायदा पर्दाफाश हुआ है। वह अध्यक्ष को हटाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वह टिकट देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वह हरीश रावत जी स्टोरी प्लॉट करते हैं, बाद में उनकी एंट्री होती है, वो कहते नहीं नहीं मैं तो अध्यक्ष के साथ हूँ। वहाँ ये पता ही नहीं चल रहा कौन किसको निपटाना चाहता है। और ये सब जग जाहिर है, वहाँ के बारे में वो कोई हमारा आरोप नहीं है, ये तथ्यात्मक है, क्योंकि ये विषय पब्लिक डोमेन में है और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसे बाहर आई है। तो ये वहाँ हो रहा है। अब उस फजीयत से बचने के लिए वो भाजपा को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में ये स्थितियां नहीं है। आपने अभी देखा एक लेटर बम फोड़ा था कांग्रेस ने, कि साहब पांडे जी ने एक लेटर लिखा। आपने मेरा वर्जन यही लिया था, मैंने कहा था पांडे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, संघ से स्वयंसेवक है और भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी कार्यकर्ता है, वो ऐसा नहीं कर सकते। आप देखना उनका वर्जन सामने आएगा। और आखिर उन्होंने प्रेस बुलाकर उन्होंने कहा कि लेटर झूठा था, इसको फ्रेम किया गया। तो कांग्रेस तरह तरह के प्रयोग कर रही है भाजपा को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी तो सामने आ चुकी है, उसमें तो कुछ कहना नहीं है। नगर पालिका सभागार टोईवाला में ऋषिकेश बीजेपी की जिला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ब्रजभूषण गैरोला, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पिपुल मंदोली समेत सभी मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने की है। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और जनसंपर्क अभियान को लेकर खास चर्चा हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी द्वारा प्रत्येक जिले में माह के द्वितीय सप्ताह में यानी कि 15 तारीख तक जो जिले की प्रस्तावित बैठकें हैं
उस निमित्त आज ऋषिकेश जिले की बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें ऋषिकेश जिले के समस्त मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, मोर्चे के अध्यक्षगण, सभी लोग इस मासिक बैठक में एक विशेष एजेंडे के रूप में आगामी जो कार्यक्रम हमारे बीच में आने वाले हैं उनके निमित्त और जो पूर्व में हमारे कार्यक्रम हुए हैं उनकी समीक्षा के रूप में आज ऋषिकेश जिले की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी और प्रदेश पदाधिकारीगण भी हमारे बीच में उपस्थित है। और जो हमारा मन की बात का कार्यक्रम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम, उसके निमित्त हर माह के अंतिम रविवार को जो मन की बात होती है उसके निमित्त भी ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है कि प्रत्येक बूथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को प्रत्येक बूथ में सुना जाए और लोगों तक, जन जन तक उसको पहुंचाया जाए और जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनको भी बूथ स्तर तक ले जाने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता को करने के रूप में ये बैठक रखी गई है। चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंच रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्राथमिक दर्शन व्यवस्था लागू कर दी गई है। बीकेटीसी के नए एसओपी के तहत दोनों धामों में सुबह 8 बजे से 8:15, 10 बजे से 10:15, शाम 3 बजे से 3:15 और 4:45 से 5 बजे तक एक घंटे के स्लॉट बनाए गए हैं। हर स्लॉट में 50 दिव्यांग और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग श्रद्धालु आधार कार्ड और मेडिकल वेरिफिकेशन के बाद दर्शन कर सकेंगे। मंदिर समिति के कर्मचारी सहायता के लिए तैनात रहेंगे। इस बार हमने जो हमारे दोनों धाम है, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम में जो हमारे दिव्यांग और जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं उन सब के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि दोनों धामों में उनको हम इस तरह से दर्शन कराएं कि उनको सुगम और सरल दर्शन हो सके। उनके लिए हमने एक अलग से स्लॉट तय किया हुआ है, जिस पर सिर्फ हम जो दिव्यांग और हमारे जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं उन्हीं को हम दर्शन कराएंगे। उसको लेके हमने एक एसओपी भी जारी कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो देश दुनिया से हमारे जो तीर्थयात्री वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है और जो दिव्यांग है, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा करके वो वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे संस्थान ने, सभी ने इस पर एक निर्णय लेने के बाद में एक आदेश इसमें पारित कर दिया और एक एसओपी हमने जारी कर दी है। उनको भी हम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े वीआईपी हमारे पास में वो हमारे सीनियर सिटीजन और जो हमारे दिव्यांग हैं, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा के बाद वो यहाँ पर पहुँचते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को उसका लाभ मिलेगा। नरसिंह एकता मंच ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि हाल ही में परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर किए गए आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को प्रस्ताव के साथ टीटी हेल्थ के माध्यम से शासन तक भेजा जाएगा और जल्द ही उस पर अग्रिम कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय न होने से आंदोलनकारियों के मन में संशय बना हुआ है। मंच से साफ चेतावनी दी गई कि अगर एक महीने के भीतर उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा और उग्र आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। नर्सिंग अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उन्हें मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी दल विशेष का नहीं बल्कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। हमारा पीसी का मेन उद्देश्य था जो इस सब चीज़ों को हमारे संघर्ष को दबाया हमारा पीसी का मेन उद्देश्य था जो इस सब चीज़ों को हमारे संघर्ष को दबाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। तमाम क्षेत्रीय दलों का, सभी राजनीतिक लोगों का मैं समर्थन है, धरातल पर दिखे भी। और यदि हमारी मांगों पर आने वाले एक महीने के अंदर अंदर कोई और सकारात्मक चीज़ें आगे जीओ जारी करने तक का नहीं होता है तो आंदोलन कितना बड़ा उग्र होगा ये कह पाना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर बात करें रोजगार की तो आपका एक कर्तव्य है कि जो हमारे बच्चे छूट गए हैं आप हमारा संज्ञान लीजिए और उनको न्यायोचित मांगों को ध्यान में रखते हुए कहने के लिए प्रावधान कीजिए। कालाडूंगी स्थित कबोला में एक फौजी के बंद घर में चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी चुरा ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोर मोमेंट्री तोड़कर यहां पर घर में घुसे थे और हजारों रुपए के जो जेवर थे उनको लेकर फरार हो गए। इसी के साथ मामले में पुलिस की ओर से तहरीर किया था। कल दमोला में एक चोरी की सूचना मिली थी और इसमें गृह स्वामी घर से बाहर गया था और किसी पड़ोसी द्वारा उसमें सूचना की जानकारी दी गई थी। उस संबंध में हमारे द्वारा एक तहरीर प्राप्त की गई है और तहरीर में जो है कुछ पैसे और जेवरात की चोरी की बात की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
चारधाम यात्रा के दौरान श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीम पूरी तत्परता से सेवा कार्य कर रही है। खासकर बुजुर्ग, अस्वस्थ और दिव्यांग श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ कर्मी लगातार मुस्तैद है। टीम इन श्रद्धालुओं को व्हीलचेयर उपलब्ध कराते हुए सुरक्षित रूप से मंदिर में दर्शन स्थल तक पहुंचा रही है और दर्शन के बाद वापस भी लेकर आ रही है। एसडीआरएफ उत्तराखंड के इस समर्पित सेवा कार्य के लिए यात्रियों की ओर से खूब सराहना भी हो रही है। टीम का कहना है कि देवभूमि आने वाले हर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत है। कालाडूंगी तहसील के वकीलों ने क्षेत्र में मुंसिफ कोर्ट स्थित एक किए जाने वाली मांग को लेकर उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार को ज्ञापन सौंपा है, जो कि पूर्व सांसद महेंद्र पाल के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि कालाडूंगी में मुंसिफ कोर्ट खोले जाएं ताकि क्षेत्र के लोगों को न्यायिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके। वकीलों का कहना है कि सिर्फ मुंसिफ कोर्ट की स्थापना होने से क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 119 राजस्व ग्रामों और एक नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। म्यूनिसिपल जो म्यूनिसिपल होनी है म्यूनिसिपल क्षेत्र के अंदर, इसमें 2002 में माननीय स्वर्गीय एन.डी. तिवारी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ भी म्यूनिसिपल दी थी। कच्चा कोटेले के साथ साथ बहुत सी जगह दी और जगह स्थापित हो गई, कालाडूंगी में नहीं। आज तक इतने दिन से कालाडूंगी इतनी मुख्य जगह है, यहाँ अधिवक्ता दूर दूर से आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एसडीएम कोर्ट सुचारू रूप से चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो म्यूनिसिपल तो चलती। और किसी क्षेत्र है, गांव घर के लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र म्यूनिसिपल खोली जाए। सबसे ज़्यादा केस कालाडूंगी के हैं इस एरिया नैनीताल जिले में। जहाँ तक मेरे एज अध्यक्ष बार काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते, हाईकोर्ट का अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता है कि कालाडूंगी के केस सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ म्यूनिसिपल नहीं खुली और जज कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं खुली। वो खोलने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सारे अधिवक्ता संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ की जनता जनार्दन संघर्ष कर रही। सारे पार्टियाँ यूकेडी से लेकर कांग्रेस के लेकर यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी इस संघर्ष में हैं। सब लोग अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो हम संयुक्त रूप से हम धरने में बैठेंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।